जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान हिस्ट्री सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बहुत लोग शिकायत ये कि आवाज़ मेरी सही यानी आवाज़ मेरी जो है वीडियो में धीरी है। ऐसा नहीं है, बहुत लोग में वीडियो में आवाज़ सही आ रही है। जिनके मोबाइल से आवाज़ सही नहीं आ रही है उनमें उनके मोबाइल में ही कुछ प्रॉब्लम है या वो अपना वॉल्यूम तेज़ कर लें। खैर, जितनी एक मीडियम साइज में आवाज़ होती है वो पूरी आवाज़ मैंने डाल रखा है। तो आज मैं एक वेस्टर्न आर्ट पे एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। उसका नाम है रोमांसवाद। रोमांसवाद को अंग्रेजी में कहते हैं रोमांटिसिज्म। क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी में कहते हैं रोमांटिसिज्म। हिंदी में मैंने लिख दिया है रोमांटिसिज्म। इसका जन्म स्थान है फ्रांस, जन्मदाता है जेरिकार्ड, जिसको थियोडोर जेरिको भी कहते हैं। विकास है ओजोन देलाक्रा। इसका विकास किसने किया है? ओजोन देलाक्रा ने किया है। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रोमांसवाद। रोमांसवाद को हम कहते हैं स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसको स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं। रोमांसवाद को स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है। जैसे नेत्र शैली को प्रभाववाद भी कहते हैं, उसी तरीके से इसको यानी स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं। याद रखिएगा, रोमांसवाद को स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं। ठीक है ना? तो कैसे इसका नाम रोमांसवाद पड़ा है? रोमांसवाद जो शब्द है वो रोमांटिसिज्म से बना है। किससे बना है? रोमांटिसिज्म। रोमांसवाद जो शब्द है वो रोमांटिसिज्म से बना है। ये शब्द रोमा से बना है। रोमा शब्द से बना है, जो फ्रेंच भाषा का शब्द है। जो फ्रेंच भाषा का शब्द है। यानी ध्यान देना, मैंने क्या कहा है दोस्तों, आप लोग भी ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। मैंने कहा ये रोमांस जो शब्द बना है वो रोमांटिसिज्म से बना है, और रोमांस से जो वाद बन गया, ये रोमांस जो शब्द बना है रोमांटिसिज्म से बना है। और रोमांटिसिज्म जो शब्द है वो किससे आया है? रोमा शब्द से बना है, जो फ्रेंच भाषा का शब्द है। और रोमा शब्द का अर्थ क्या है? मैंने क्या कहा? ये शब्द रोमा शब्द का अर्थ है कथा। क्या है? कथा वो कौन सी? कहानी वाली कहानी। तो याद रखिएगा, रोमा शब्द का अर्थ है कथा। तो इसका मतलब यह है कि जिसमें कथा हो, जिसमें कहानी हो, जिसमें घटनाएं हो, ऐसी को हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। रोमांटिसिज्म से बना है रोमांसवाद। क्या है? इससे बना है रोमांसवाद। याद रखिएगा, तो रोमांस शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, और ये रोमन भाषा का शब्द नहीं है। यहां रोमन का कोई मतलब ही नहीं है प्रीति। ठीक है? उल्टा सीधा सोचोगी तो वैसा ही दिमाग में जाएगा। तो रोमा शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, और इस रोमांसवाद जो रोमा जो शब्द बना है वो रोमांस, याद रखिएगा, ये रोमन भाषा का नहीं है, बल्कि ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, और उससे ये बना है, जिसका अर्थ होता है कथा। तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि जिसमें कथा व साहसिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए उसे, फिर समझना, जिसमें कथा व साहसिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए
उसे रोमांसवाद कहते हैं, उसे रोमांसवाद कहते हैं। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा है, जिसमें कथा व साहसिक, मैंने क्या लिखा है, कथा व साहसिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, ध्यान रखना, उसे हम कहते हैं क्या, रोमांसवाद। फिर से एक बात समझना, जिसमें कथा व साहसिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए उसे हम रोमांसवाद कहते हैं। रोमांसवाद का उदय कहाँ हुआ, तो सीधा शब्द दिमाग बैठा लीजिए, फ्रांस में हुआ। इसके जन्मदाता कौन है, तो दिमाग बैठा लीजिए, इसके जन्मदाता मैंने अभी बताया जेरिकॉल्ट हैं, या इसका नाम होगा थियोडोर जेरिको, मैं भी लिखूंगा, या थियोडोर जेरिको कहेंगे हम। इसका विकास किसने किया है, तो कहेंगे ओजोन देलाक्रा ने किया। 2-3 क्वेश्चन आपके यहां से बन गए, ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन आपके यहां से बन जाते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना कि रोमांसवाद में, समझना मेरी बात को, रोमांसवाद में चमकीले रंग, चमकीले रंग और क्या है, लयपूर्ण रेखाएं, चमकीले रंग और लयपूर्ण रेखाएं और संतुलन, संतुलन, इन सबका क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा है, चमकीले रंग, लयपूर्ण रेखांकन, लयपूर्ण रेखा के रेखांकन कह लें, लयपूर्ण रेखांकन, संतुलन, इनका प्रयोग रोमांसवाद में किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, किसमें किया गया है, रोमांसवाद में किया गया है। तो इस तरह से रोमांसवाद फिर समझ लीजिए, मैंने कहा रोमांसवाद किसी घटना, किसी कथा या साहसिक कथाओं या घटनाओं का जब अध्ययन किया जाए उसे हम कहते हैं रोमांसवाद, ठीक है। रोमांसवाद का कौन जन्मदाता मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए इस रोमांसवाद के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, ठीक है, रोमांसवाद के प्रमुख कलाकार, ठीक है, रोमांसवाद के प्रमुख कलाकार, रोमांसवाद के प्रमुख कलाकार कौन कौन से। नंबर 1 थियोडोर जेरिको, इसी कहते हैं जेरिकाल्ट, इसी कहते हैं क्या, जेरिकाल्ट कहते हैं। दूसरा कौन है, ओजोन देलाक्रा, ओजोन देलाक्रा। तीसरा कौन है, तीसरा नाम है फ्रांसिस्को गोया, फ्रांसिस्को गोया। और चौथा जो नाम है अंग्र। इसको कुछ लोग कहते हैं कि ये नवशास्त्रीयतावाद है, कुछ लोग कहते हैं अंग्र के बारे में कहते हैं कि ये नवशास्त्रीयतावादी कलाकार है। शुरुआत में नवशास्त्रीयतावाद पे काम किया है लेकिन बाद में रोमांस पे किया, तो इसको हम रोमांस में ही बताएंगे। क्वेश्चन अगर विकल्प आता है कि अग्र किस वाद का है, नवशास्त्रीयतावाद का या रोमांसवाद का, तो आप इसको लगा सकते हो रोमांसवाद। अगर रोमांस नहीं है तो नवशास्त्र, पहले रोमांसवाद में काम किया, फिर पहले जो है नवशास्त्रवाद पे काम किया, फिर रोमांसवाद पे काम किया। तो ये 4 कलाकार हैं जिन चारों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। कोशिश करूंगा कि आज 2 के बारे में बता दूंगा और बाकी 2 के कल देखूंगा। तो समय अगर रहेगा तो आगे देखते हैं। फिलहाल आज मैं शुरू कर रहा हूं थियोडोर जेरिको, इसको जेरिकाल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम जेरिकाल्ट के नाम से जानते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए। मैंने कहा रोमांसवाद के कलाकार कौन हैं, तो आप कहोगे जेरिकाल्ट, देलाक्रा, गोया, अग्र। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछते हैं कौन किस वाद का कलाकार है, बाकी तो अंदर की बात तो बात की है।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? सबसे पहले बात करते हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं सबसे पहले थियोडोर जेरिको। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जेरिको की। जेरिको जिसको कहते हैं जेरिकाल्ट, जिसको हम लोग जेरिकाल्ट के नाम से जानते हैं। इसका समय है 1791 से लेकर, इसका समय है 1791 से लेकर 1824, 1791 से लेकर के 1824, याद रखिएगा 1791 से लेकर 1824 तक इसका समय है। सबसे पहला प्रश्न ये कहेंगे कि जो जेरिकाल्ट है ये एक रोमांसवादी कलाकार है। ये रोमांसवादी कलाकार है, ठीक है। विद्यार्थी जीवन में इसने जो कला की शुरुआत की थी तो उस पर, इसके ऊपर जो प्रभाव था वो नव शास्त्रीयतावाद का प्रभाव था। ध्यान रखना, विद्यार्थी जीवन में इसने जो काम शुरू किया था तो एक तरह से इस पर जो प्रभाव था, किसका प्रभाव था? तो हम कहेंगे इसके ऊपर नव शास्त्रीयतावाद का प्रभाव था। नव शास्त्रीयतावाद का इसके ऊपर प्रभाव था। इसीलिए जब इसने 1812 में अपने जीवन का पहला चित्र बनाया, इसने 1812 ईस्वी में अपने जीवन का पहला चित्र बनाया और उस चित्र का नाम था चमकती धूप में। उस चित्र का नाम था 1812 में, क्या नाम था? चमकती धूप में अश्वारोही का व्यक्ति चित्र। याद कर लीजिएगा, ये इनका सबसे पहला चित्र था। 1812 ईस्वी में अपने जीवन का सबसे पहला चित्र बनाया था, चमकती धूप में अश्वारोही का व्यक्ति चित्र। ये चित्र पर जो है किसका प्रभाव था? तो आप सीधे कहोगे नव शास्त्रीयतावाद का प्रभाव था। नव शास्त्रीयतावाद का प्रभाव था। क्यों? आप कहोगे ये चित्र किस पर बना, तो आप ये नहीं कह सकते कि रोमांसवाद पे था, बल्कि ये कह सकते हो कि नव शास्त्रीयतावाद पर ही चित्र था। क्योंकि इन्होंने अभी ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने अभी जो है इन्होंने रोमांसवाद का प्रयोग करना नहीं शुरू किया था, ठीक है ना। तो इस तरह से 1812 में इन्होंने एक अपने जीवन का पहला चित्र बनाया, उसका नाम था चमकती धूप में अश्वारोही, ये व्यक्ति चित्र था। इस तरह से इसके बाद इन्होंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चित्र बनाया, या ये कह लें कि रोमांसवाद का पहला चित्र, ठीक है, या ये कह लें कि रोमांसवाद का पहला चित्र 1819 में बनाया गया था और उस चित्र का नाम था मेडूसा का बेड़ा, या इसको कह सकते हैं मेदूसा का बेड़ा, ठीक है, या मेडूसा का बेड़ा या मेदूसा का बेड़ा। क्लियर हो रहा है? जो ये चित्र इन्होंने बनाया था, कब बनाया था? 1819 में। ये कह सकते हैं कि रोमांसवाद का इनका सबसे पहला चित्र था, रोमांसवाद का इनका सबसे पहला चित्र। तो ये चित्र कैसे बना, किन परिस्थितियों बना, क्या है कहानी रोमांसवाद की? ये रोमांसवाद एक कहानी पर बनाया गया। ये बेड़ा है, बेड़ा मतलब टापू है, ठीक है। तो एक टापू है, टापू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जल्दी मुझे बताओ, टापू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इन्होंने ये कहानी पर, मेडूसा का बेड़ा, ये कहानी पर आधारित इन्होंने एक चित्र बनाया है जो 1819 का है। अब आइए हम बताएंगे कि कैसे इन्होंने
ये चित्र जो है इन्होंने बनाया है। ठीक है, कैसे इन्होंने, बिल्कुल सही है, रफ्ट ऑफ मेडूसा, बिल्कुल सही है। एस्लैंड तो होता ही है, इसको कहेंगे मेडूसा का बेड़ा, रफ्ट ऑफ मेडूसा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेफ्ट ऑफ मेडूसा। क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी में कहते हैं रेफ्ट ऑफ मेडूसा, मेडूसा का बेड़ा, ये अंग्रेजी में शब्द ये है, रेफ्ट ऑफ मेडूसा अंग्रेजी में कहते हैं, है ना। तो मेडूसा शब्द आगे ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी नहीं आती है तो मत आए, मेडूसा शब्द आएगा। ठीक है, मेडूसा शब्द आएगा, याद रखिएगा। तो मेडूसा का बेड़ा, रेफ्ट ऑफ मेडूसा कह ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये जो इन्होंने जो चित्र बनाया था, क्या कहानी है इसकी, आइए इसको हम लोग समझ रहे हैं। 1818 में 1818 में एक जहाज दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रस्थान किया। ये समुद्री जहाज था, ये जहाज चला जा रहा था, लेकिन अचानक एक टापू से जा टकराया, जो पत्थर जो था, टापू मतलब बेड़ा, एक टापू से जाकर टकरा गया। जब टापू से जाकर टकरा गया तो क्षतिग्रस्त हो गया, या कह लो पत्थर से टकरा गया, क्षतिग्रस्त हो गया। तो जहाज के अधिकारियों ने 1819 में ही लगभग 100 यात्रियों को उस बेड़े पर यानी मेडूसा पर उन सबको छोड़ दिया। जब उन सबको उस पर छोड़ दिया और वो उनको छोड़ करके वहां से चला गया। क्यों? क्योंकि इतने यात्रियों को वो ले जा नहीं सकता था, इसीलिए उन यात्रियों को वो मेडूसा नामक बेड़े पर यानी टापू पर छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो बहुत सारे लगभग 100 यात्री थे। बहुत दिन तक की भूखे प्यासे लोग धीरे धीरे मरने लगे। मरने के बाद एक दूसरे की हड्डियां मांस तक खाने लगे, अपने को बचाने लगे। जब कुछ दिन बाद उधर से कुछ दूरी से एक जहाज आया तो लोगों को पता चला कि ऐसी सी घटना घटी है। मात्र 15 व्यक्ति बचे थे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने व्यक्ति बचे थे? कितने व्यक्ति थे? 100 व्यक्ति में कितने बचे थे? 15 व्यक्ति जीवित बचे थे। याद रखिएगा, 15 ही जीवित बचे थे। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 15 व्यक्ति ही जीवित बचे थे और उनमें भी उनकी हालत भी अच्छी नहीं थी। जैसे ही इस घटना के बारे में जेरी कार्ड को पता चला, जेरी कार्ड तुरंत जो है अपनी तूलिका और रंग ब्रश लेकर के वो तुरंत जो है बेड़े पर पहुंच गया और उसने 1819 में एक चित्र बनाया। वहीं साक्षात देख करके उस घटना पर आधारित चित्र बनाया। उस चित्र का नाम था मेडूसा का बेड़ा। समझ रहे हैं? उस चित्र का नाम था मेडूसा का बेड़ा। जो मेडूसा का जो चित्र बनाया था, इस चित्र के माध्यम से, ध्यान रखना, इस चित्र के माध्यम से जो हरकतें जो जहाज के अधिकारियों ने की थी, उस माध्यम से उनको सजा दिलवाने का प्रयास किया। इसके अलावा मेडूसा के बेड़े पर, मेडूसा के बेड़े वाले चित्र पर इंग्लैंड के चित्रकार कारावाज्यो, क्या नाम है? कारावाज्यो, याद रखिएगा। कुछ इटालियन कलाकार, इटली के कलाकार कारावाज्यो, याद रखिएगा। इटली, कहां के कलाकार थे ये? इटालियन कलाकार थे। इटालियन कलाकार कारावाज्यो का इस चित्र पर प्रभाव था। इस चित्र पर, मेडूसा के बेड़े चित्र पर कारावाज्यो, ये कहां का था? इटालियन कलाकार था, उस पर इनका प्रभाव था। तो इस तरह से देखा गया कि मेडूसा का बेड़ा वाला चित्र पर किसका प्रभाव था? इटालियन कलाकार कारावाज्यो का प्रभाव था, कारावाज्यो का। तो इस प्रकार से हमने ये देखा
कि मेडुसा का बेड़ा इस वाद का पहला, सबसे पहला चित्र है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या किया कि ये वहां से कुछ लाश को उठा लाया। ये क्या किया? लाश को उठाकर अपने घर लाया। अपने लाश को उठाकर अपने घर लाया और उनका निरीक्षण परीक्षण किया। जब बदबू आने लगी तो मोहल्ले वालों ने कहा कि ये घटना क्या कैसी आ रही, पता चला कि ये जो है लाश को उठा कर ले आया था। तो वो कौन सा चित्कार था जो अपने घर में लाश को भी रखता था? तो लाश रखने वाला चित्कार का नाम था जेरी कार्ट। क्या ऐसा कोई कलाकार है जिसने इसके बाद या इससे पहले जिसने अपने घर में लाश रखी हो आपको ऐसा कलाकार अगर आपके दिमाग में है तो तुरंत मुझे बताइए। क्या ऐसा कोई कलाकार है जिसने अपने घर में लाश रखी थी? क्या ऐसा कोई कलाकार है जिसने अपने, बिल्कुल सही है। कौन था? लियोनार्डो दा विंची। बिल्कुल सही है, लियोनार्डो दा विंची ने भी अपने वहां लाश रखी थी। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। यानी कौन? लियोनार्डो दा विंची। जो 15वीं 16वीं शताब्दी के कलाकार थे, उच्च पुनर्जागरण काल के, इन्होंने भी अपने घर में लाश रखी थी। ठीक है ना? वेरी गुड। तो इस तरह से जेरी कार्ट अपने घर में लाश रखता था। लोगों ने इसकी आलोचना की, लोगों ने इसका विरोध किया, तो ये चला गया कहां? ये चला गया इंग्लैंड। ये चला गया कहां? इंग्लैंड चला गया। जब ये इंग्लैंड चला गया, ध्यान रखना, जब ये इंग्लैंड चला गया तो इंग्लैंड में 3 वर्ष तक कोई भी चित्रकारी नहीं की। 3 वर्ष तक इसने कोई भी चित्रकारी का काम नहीं किया। लेकिन इसने भी वहां रहते हुए उसने कुछ चित्र बनाए। जैसे यहां पर इसने कुछ चित्र बनाए, जैसे घोड़ा बनाया और बहुत सारे चित्र बनाए थे। घोड़ा है, हाथी है, हाथी का चित्र बनाया। उसके बाद एक चीज और जान लें, इसके साथ साथ इसने एक चित्र बनाया, पागल खाने गया। बहुत सारे लोग पागल हो गए थे, पागल खाने गया, तो इसने चित्र बनाया पागल हत्यारा चित्र बनाया। याद कर लीजिएगा, इसने पागल हत्यारा चित्र बनाया। पागल खाने में लोग भूख से पागल हो गए थे, उसका भी इसने चित्र बनाया था। कहां बनाया था? पागल हत्यारा। ये चित्र बनाया था 1824 में। कहां बनाया था? फ्रांस में बनाया था। और इस चित्र पर किसका प्रभाव है? तो इस पर चित्र पर कहेंगे जॉन कॉन्स्टेबल किस बात का चित्रकार? जल्दी मुझे बताएं। जॉन कॉन्स्टेबल का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? जॉन कॉन्स्टेबल का प्रभाव था। इससे प्रभावित होकर के जेरी कार्ट ने नीला, ठीक है, जेरी कार्ट ने कौन सी चित्र? नीला। जेरी कार्ट ने से प्रभावित होकर के इन्होंने कुछ चित्र रंग भी बनाए थे। कौन सा? भूरा, किस रंग का? भूरे रंग का प्रयोग किया। इनसे प्रभावित होकर के भूरे रंग का प्रयोग किया था। क्लियर हुआ? तो इस तरह से मैंने आपको बताया। आइए इनके प्रमुख चित्र देख लेते हैं। जेरी कार्ट घोड़े से 1824 में घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, 1824 में घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। आइए आप देखते हैं इनके प्रमुख चित्र
कौन कौन से, इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? इनके प्रमुख चित्र हैं जख्मी सिपाही। कौन सा चित्र है? जख्मी सिपाही। जख्मी सिपाही। दूसरा इनका चित्र है घुड़सवार विहीन घुड़दौड़। घुड़सवार विहीन घुड़दौड़। अगला चित्र इनका है कौन सा? अगला इनका चित्र दुर्घटना से बचे यात्री। दुर्घटना से बचे यात्री। दुर्घटना से बचे यात्री याद रखिएगा। और एक और है शियों का कत्लेआम। शियों का कत्लेआम। तो दोस्तों मैंने जो अभी पढ़ाया है ये आज आपको अभी जो मैंने अभी क्लास जो ली है इसमें मैंने आपको बताया क्या है, इसमें मैंने आपको जे रिकार्ड के बारे में बताया। अब अगला कलाकार बताने जा रहे हैं, उसका नाम है ओजोन देलाक्रा। क्या नाम उसका है? ओजोन देलाक्रा। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं ओजोन देलाक्रा। ओजोन देलाक्रा। इनका समय जो है वो 1798 से लेकर और 1863 ये इनका समय है। ओजोन देलाक्रा का समय 1798 से लेकर 1863 ये इनका समय है, जिनको हम लोग कहते हैं ओजोन देलाक्रा। इनका पूरा नाम है फर्डिनांड विक्टर। इनका पूरा नाम है फर्डिनांड विक्टर ओजोन देलाक्रा। अक्सर पूछ लेते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। तो अक्सर पूरा नाम जो पूछते हैं तो मैंने आप लोग को बता दिया है, फर्डिनांड विक्टर ओजोन देलाक्रा। इन्होंने रोमांसवाद का इन्होंने किया था क्या? विकास किया था। इन्होंने रोमांसवाद का विकास किया। तो इनके बारे में क्या जानकारी है, आइए हम लोग इनकी चर्चा करते हैं। कौन कौन से इनके बारे में क्या कहानी है। ये रोमांसवादी कलाकार थे। इस कलाकार ने रोमांसवाद को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। प्रारंभ में इन्होंने शुद्ध शैली पर चित्र बनाए। इस शुद्ध शैली में जो चित्र बनाए इन्होंने केवल इसमें जानवरों के चित्र बनाए। याद रखिएगा, किसके चित्र बनाए? जानवरों के चित्र बनाए। इन्होंने शुद्ध शैली पर काम किया। सर्वप्रथम इन्होंने जानवरों पर चित्र बनाए थे। क्लियर हो रहा है? तो रोमांसवाद को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया था देलाक्रा ने, और इन्होंने प्रारंभ में शुद्ध शैली पर चित्र बनाए। चित्र इन्होंने 1822 में रोमांसवाद पर पहला चित्र जो बनाया था, इन्होंने अपना पहला रोमांसवाद पर, उस चित्र का नाम था यमलोक में दाते वर्जिल। क्या नाम था? उस चित्र का नाम था यमलोक में दाते वर्जिल। ध्यान देना, इनका पहला जो चित्र था
उस चित्र का नाम था 1822 में ओजोन देलाक्रा ने रोमांसवाद का पहला चित्र, याद रखिएगा, इनका यानी इनका रोमांसवाद रोमांसवाद का पहला चित्र जो था उसका नाम था यमलोक में दाते वर्जिल। यमलोक में दाते वर्जिल नामक इन्होंने ये चित्र बनाया। अब मेरी बात को समझना दोस्तों, यमलोक में दाते वर्जिल का जब चित्र बनाया और इन्होंने इस चित्र को फ्रांस की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में भेजा। यमलोक में दाते वर्जिल चित्र बना करके फ्रांस की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में इन्होंने भेजा। जब इन्होंने इस चित्र को भेजा तो लोगों ने इस चित्र की आलोचना की। क्यों आलोचना की थी, ऐसा क्या था? क्यों? क्योंकि इन्होंने इस पर समकालीन की झलक दिखाई थी। इन्होंने क्या दिखाया था? समकालीन की झलक दिखाई थी। लोग कौन से चित्र पसंद करते थे? पौराणिक चित्र पसंद करते थे। लोग कौन चित्र पसंद करते थे? धार्मिक चित्र पसंद करते थे। तो इन्होंने इस पर क्या दिखाया? इन्होंने दिखा दिया समकालीन घटना। अब पीछे अगर देख ले हम, समकालीन घटना ही तो थी मेदुसा का बेड़ा। तो उसी तरह से यमलोक में दाते वर्जिल में समकालीन इन्होंने इस पर दिखाया। लोगों ने इसका विरोध किया, यहां तक कि इनके गुरु ने भी विरोध किया। इनके गुरु का नाम था गोयर, देलाक्रा के, ओजोन देलाक्रा के गुरु का नाम था गोयर। गोयर ने भी विरोध किया। गोयर ने भी विरोध किया, लेकिन राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के जो सदस्य थे जिनका नाम था ग्रो, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के जो सदस्य थे उनका नाम था, आप पूरी बात लिखिएगा आप लोग, राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के जो सदस्य थे उनका नाम था गुरु। गुरु ने इनका समर्थन किया था। किसने समर्थन किया था? गुरु ने इनका समर्थन किया था। और यहां तक कि इन्होंने कहा था, किसने? गुरु ने तो यहां तक कि कहा था कि रूबेंस ने फिर जन्म लिया है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि रूबेंस ने पुनः जन्म लिया है। फिर जन्म मतलब पुनः जन्म लिया है। यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी गुरु ने, जो सदस्य थे। जब चित्र को रखा गया, सदस्य ने इनका समर्थन किया, कुछ लोगों ने और समर्थन किया, और इस तरह से इनका चित्र स्वीकृत हो गया। मतलब जनता विरोध कर रही है, गुरु विरोध कर रहा है, सब विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका चित्र स्वीकृत हो गया। क्यों? मेरा प्रश्न क्यों? इसलिए क्योंकि जो सरकार ने, बल्कि सरकार ने यमलोक में दाते वर्जिल चित्र को सरकार ने खरीद लिया था। बाकायदा इस चित्र को भी इन्होंने खरीद लिया था, ध्यान रखना, इस चित्र को खरीद लिया था। अब इस चित्र को जब खरीद लिया तो क्यों खरीद लिया? इसका कारण यह है कि जो विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री का नाम था तालेरा, विदेश मंत्री जो थे तालेरा, उन तालेरा के ये नाजायज औलाद थे। तो विदेश मंत्री का समर्थन था और इसलिए तालेरा नाम लिखे, तालेरा, विदेश मंत्री का नाम तालेरा, ये नाम था। इस तरह से इनका समर्थन मिलता था। इनके समर्थन से इनके चित्र जो है लगातार स्वीकृत होते थे, और यहां तक कुछ सरकार भी इनके चित्रों को खरीद भी लेती थी। ये इनका चित्र था। अगला इन्होंने चित्र बनाया, अगला इन्होंने 24 में बनाया, 1824 में,
जल्दी देख लीजिए। 1824 में 1824 में ने इन्होंने चित्र बनाया कियोस में, कियोस में नरसंहार। कियोस में क्या चित्र बनाया था? 1824 में इनका सबसे प्रमुख चित्र है कियोस में नरसंहार या मानव संहार। कियोस में नरसंहार या मानव संहार, मानव लिख देते हैं, कियोस में मानव संहार। यह चित्र इन्होंने 1824 बनाया। इस चित्र का, ये चित्र है, इस चित्र का गुरु और सदस्य का नाम था गुरु का नाम था गुएर। इन दोनों ने विरोध किया, बल्कि जो है सदस्य ने यहां तक कह दिया था कि ये कियोस में मानव संहार चित्र नहीं है, बल्कि चित्रकला का संहार है। ये इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ये जो चित्र है ये चित्रकला का संहार है। इन्होंने कहा था कि ये चित्रकला का संहार है, ये ऐसा चित्र है जो चित्रकला का संहार है ये। और इस तरह से ये चित्र भी स्वीकृत हो गया। किसके समर्थन से? विदेश मंत्री के समर्थन से। विदेश मंत्री का नाम क्या था? तालेरा के उससे ये चित्र स्वीकृत हो गया और इस तरह से जो है इनका ये चित्र स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद इन्होंने 1827 में इन्होंने बनाया, 1827 में इन्होंने बनाया सारा डाना पालुस की मृत्यु। ये चित्र बनाया इन्होंने, सारा डाना। 1827 में सारा डाना पालिस की मृत्यु का इन्होंने चित्र बनाया। ये चित्र है, चित्र बनाया, ठीक है। लेकिन इस चित्र से खुद भी संतुष्ट नहीं थे, ये चित्र से खुद भी संतुष्ट नहीं थे। तब इन्होंने 17 साल बाद, कब? 17 साल बाद 1844 में, याद कर लीजिएगा, 17 साल बाद, 17 वर्ष बाद इन्होंने यही चित्र, ये वाला चित्र पुनः लघु चित्र के रूप में बनाया। अपने ही चित्र को पुनः बनाया 17 साल बाद। पूरी भारतीय कला के इतिहास में वही चित्र, कोई भी ऐसा चित्रकार नहीं है जिसने अपने चित्र को पुनः बनाया हो, ठीक है, समझ रहे हैं? सारा डाना पालुस का जो मृत्यु है, ये चित्र है, ये चित्र है भाई। सारा डाना पालुस का ये कहानी का चित्र है, ये मोरक्को वाला चित्र नहीं है, वो कहानी किताब है, बताएंगे भी हम। तो सारा डाना पालुस की मृत्यु वाला जब चित्र बनाया तो पुनः लघु चित्र, यही चित्र बनाया था, इसी को ही 17 साल बाद। यह पहली बार था जब किसी चित्रकार ने अपने ही चित्र को पुनः बनाया था। तो इस तरह से इन्होंने ये चित्र बनाया। अब बाद में इसको देख लीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से इन्होंने, ध्यान रखना, इसके बाद इन्होंने फिर अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था, दिलाकरा ने अपने विचारों पर एक पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक का नाम था मोरक्को का वृत्त। मोरक्को का वृत्तपत्र, याद रखिएगा, मोरक्को का वृत्तपत्र, याद रखिएगा। पुस्तक इन्होंने एक लिखी, उस पुस्तक का नाम था मोरक्को का वृत्तपत्र। इन्होंने इस पुस्तक में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, ठीक है।
और नोट करके आप इस लोग लिख लीजिएगा कि ये एक ऐसा चित्रकार था जिसको प्रभाववाद का पूर्वज भी कहा जाता है। ओजोन दे लाक्रा को प्रभाववाद का पूर्वज भी कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, इसे नोट करके आप लोग जो लोग लिखना है तो उसको नोट करके लिखेगा। प्रभाववाद का पूर्वज किसे कहते हैं? तो आप कहोगे ओजोन दे लाक्रा को प्रभाववाद का पूर्वज भी कहते हैं। तो आइए अब इनके हम लोग प्रमुख चित्र देख लेते हैं। कौन कौन से इनके चित्र हैं प्रमुख? इनके प्रमुख चित्र है टार्जन का न्याय। आइए इनके हम लोग प्रमुख चित्र देख लेते हैं। अब देखिए, चित्र तो आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे, फैक्ट का काम है आपको याद करना, बाकी मेरा काम है जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो इनके अन्य प्रमुख चित्र कौन से हैं? अन्य प्रमुख चित्र हैं टार्जन का न्याय। क्या है? टार्जन का न्याय। अन्य प्रमुख चित्र है टार्जन का न्याय। दूसरा है शेर का संहार। शेर का संहार। तीसरा है युद्ध। इसी तरह से चौथा इनका चित्र जो है वो है मोरक्को का सुल्तान। मोरक्को का सुल्तान। और इसी तरीके से पांचवा इनका चित्र है समुद्री झींगा के साथ वस्तु चित्र। समुद्री झींगा मछली होती है, समुद्री झींगा के साथ वस्तु चित्र। इसी तरीके से छठा इनका चित्र कौन सा है? छठा इनका चित्र है संत जॉर्ज, या है मोर्चे पर स्वतंत्रता। मोर्चे पर स्वतंत्रता। तो दोस्तों ये इनके जो चित्र हैं, और इन चित्र को आप याद कर लीजिएगा। जो मुख्य इनका चित्र है वो मैंने अभी बताया, यमलोक में दाते वर्जिल इनका जो सबसे प्रमुख चित्र था। इसी तरीके से इनका कियोस में मानव संहार, बाकी मैंने और आपको बता ही दिए हैं। तो इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए अच्छी तरह से, इससे क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। तो बाकी हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, धन्यवाद।